ये है क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 10 इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान क्या है? इसके पहले चैप्टर में हम क्या पढ़े थे? इंडियन नेशनल आर्मी और फॉरवर्ड ब्लॉक। और 8th चैप्टर में हम क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़े थे। क्रिप्स मिशन आया इंडिया में, क्रिप्स मिशन आया ब्रिटेन से, वो भी क्या हुआ? वो भी फेल हो गया, उसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी उससे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हुआ, ब्रिटिशर्स को मतलब ब्रिटिशर्स के साथ बहुत लड़ाई हुई। तब क्या हुआ? अब ब्रिटिशर्स का रूल जो है वो एंड होने लगा था। तब ब्रिटिशर्स क्या कहे कि मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं वो अपनी सारी पावर्स इंडिया को देना चाहते थे। ठीक है, मीन्स जो भी पावर्स ब्रिटिशर्स के पास थी वो किसे ट्रांसफ़र कर रहे थे? इंडियंस को। और वो यहाँ से मतलब इंडिया से जाना चाह रहे थे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रिवॉल्ट होने लगे थे। ये कैबिनेट मिशन प्लान जो आया वो ब्रिटिशर की तरफ से आया, मीन्स ब्रिटेन से आया। कौन कौन थे? इसको कैबिनेट मिशन को यहाँ पर इंडिया में कौन लेकर आए? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। समझ आ रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान को कौन लेकर आए? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कब दिल्ली में आए? कब आए? 24 मार्च 1946 को आए। और ये तीनों क्या कर रहे हैं? जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ जाकर के मिल रहे हैं और इस कैबिनेट मिशन का जो प्लान, कैबिनेट मिशन जो प्लान है, कैबिनेट मिशन के बारे में बता रहे हैं कि हम कैसे चीज़ों को ट्रांसफ़र करेंगे, क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं, मतलब जैसे स्टेट को किस पार्ट में डिवाइड किया गया, डिफेंस कैसा होना चाहिए यहाँ पर, मतलब जो भी पावर वो सेपरेट उनको ट्रांसफ़र कर रहे थे इंडियंस को, वही सब चीज़ें थी कि इंडिया में कैसा होना चाहिए। ठीक है, कि जो रूल यहाँ पर हम ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ पर जो इंडिया में रूल होगा वो किस तरह से होगा। ये आया है कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कब दिल्ली में कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स के पास गया, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज से मिला, लीडर से मिला और कैबिनेट मिशन के बारे में बताया ये तीनों कि इसमें कैबिनेट मिशन में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताया। इससे कुछ बहुत मतलब कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकला। तब कैबिनेट मिशन ने अपनी ही एक घोषणा कर दी। कब? 16 मई 1946 को। ये कहे कि अब वो अपनी चीज़ें बता रहे हैं कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या लागू होगा, ये अपनी घोषणा करे। कब? 16 मई 1946 को। इसमें हम ये देखेंगे क्या क्या चीज़ें थी उसमें, क्या वो ये जो कैबिनेट मिशन में थी उसकी जब घोषणा किए कब? वो अपनी तरफ से किए। ठीक है, पहले पॉलिटिकल लीडर्स के पास जा रहे थे, फिर जब वो नहीं एक्सेप्ट किए तो पूरे इंडिया में अपने से इस चीज़ के बारे में घोषणा किए। कब? 16 मई 1946 को। प्रोविजंस है, मीन्स क्या क्लॉजेस थे, क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं कैबिनेट मिशन में कि 2 फेडरल सिस्टम, ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। ये कहे मतलब ये था कैबिनेट मिशन में कि 2 फेडरल सिस्टम बनाया जाएगा, कि इंडिया में 2 फेडरल सिस्टम बना दिया जाता है, एक ब्रिटिश प्रोविंसेस और एक प्रिंसली स्टेट। एक ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी जो जहाँ पर ब्रिटिश का जो रूल था, जहाँ जिस एरिया पर ब्रिटिशर्स का रूल था वो क्या हो गया? ब्रिटिश प्रोविंसेस हो गया। और प्रिंसली स्टेट, जो प्रिंसली स्टेट्स थे मीन्स जहाँ पर राजाओं का रूल था। ठीक है, जहाँ पर राजा महाराजास थे
वहाँ के लिए। क्या कहे कैबिनेट मिशन में कि दो फेडरल सिस्टम में, इंडिया को दो फेडरल सिस्टम में डिवाइड कर दिया जाए, मीन्स दो सिस्टम में, यानी दो जो रूलिंग बॉडी है उसमें अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए। एक ब्रिटिश प्रोविंसेस में कर दिया जाए और एक प्रिंसली स्टेट में कर दिया जाए। यहाँ के जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है उनका अलग रूल होगा, जो प्रिंसली स्टेट उनका अलग रूल होगा। जिसे ये इलेक्ट करना चाहते हैं उन्हें ये इलेक्ट करेंगे, और जिसे ये चाहते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस के लोग वो इलेक्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स अलग एक तरह से अलग अलग कंट्री जैसा बना दिया था कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा और उसका कॉन्स्टिट्यूशन वो जो बनाना चाहेंगे वो अलग होगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। और क्या बांट दिए, जिस टाइप से जैसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बटी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर क्या है। अभी अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो सिस्टम में बटा हुआ है। जो फेडरल सिस्टम है ये दो पार्ट में डिवाइड है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है स्टेट के अकॉर्डिंग। अगर स्टेट से कंपेयर करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा है। लेकिन इसमें क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा थी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम। ठीक, कुछ चीज़ें थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट में के अंडर में थी, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, डिफेंस है, एक्सटर्नल अफेयर है, उसे कौन हैंडल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ऐसा कैबिनेट मिशन में था। कैबिनेट मिशन प्लान में क्या था कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है मतलब जो भी रेडियो है या जो भी न्यूज़पेपर वगैरह हैं, ये सब चीज़ किस में होंगी, किसके अंडर में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होगी। डिफेंस सिस्टम है, एक्सटर्नल अफेयर है, वो किसके अंडर में होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। ये कैबिनेट मिशन में था। और ब्रिटिश प्रोविंसेस को प्रिंसली स्टेट की मतलब नहीं बताया है इसमें किस में डिवाइड किए हैं। इसमें ये कहे है, इसमें कैबिनेट मिशन में ये कहा गया था कि ब्रिटिश प्रोविंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाए। एक जो हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है, दूसरा जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है। इस तरह से 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। पहला ग्रुप है ए। तो पहले ए ग्रुप में किस किस प्रोविंसेस को रखा गया, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और उड़ीसा। ये इतने प्रोविंसेस किस में आ रहे थे, ग्रुप ए में रखे गए थे। यूनाइटेड प्रोविंसेस को प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश कहते हैं, मीन्स यूपी। ठीक है, ग्रुप ए में मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और उड़ीसा रखा गया था। इसमें क्या थी, हिंदू मेजॉरिटी थी, मतलब हिंदुओं की मेजॉरिटी ज़्यादा थी ग्रुप ए में। नेक्स्ट है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आता है पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस और सिंध। ये 3 प्रोविंसेस आते हैं किसमें, ग्रुप बी में। कौन कौन से, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सिंध। यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी, मतलब मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मुस्लिम्स ज़्यादा थे यहाँ पर। और ग्रुप सी है, ग्रुप सी में क्या क्या रखे, बंगाल और असम को। समझ आया, मतलब ब्रिटिश प्रोविंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। मतलब ये कह रहे थे कि ब्रिटिश प्रोविंसेस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और ग्रुप ए में इन प्रोविंसेस को रखेंगे, ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रोविंसेस को रखेंगे और ग्रुप सी में बंगाल और असम को रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट अब क्या कहे कि यहाँ पर इंडिया में हम अपनी पावर यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंडियंस के हाथों में, तो यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो कैबिनेट मिशन में क्या हुआ, क्या कहे कि एक असेंबली बनाई जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए, जिससे यहाँ पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा।
जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स। कितने मेंबर? 389 मेंबर, जिसमें 292 मेंबर्स प्रोविंसेस से थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। ठीक है, यानी ये जो स्टेट्स हैं, ये जो प्रोविंसेस है, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, असम, पंजाब, सिंध, इन सब से कितने मेंबर्स थे? 292 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और 93 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट से। इतना समझ में आया? और क्या था? और ये भी था कैबिनेट मिशन प्लान में कि जैसे ग्रुप ए में ये लोग हैं, ग्रुप बी में ये प्रोविंसेस है, और ग्रुप सी में ये है। ये था कि अगर ग्रुप सी वाले चाहें तो बी में, अगर ग्रुप सी का असम है मान लीजिए, वो असम ग्रुप बी में ऐड होना चाहे तो वो ऐड हो सकता है। ऐसा कैबिनेट मिशन में था कि अगर सिंध ग्रुप ए में आना चाहे तो वो ग्रुप ए में आ सकता है। ठीक है, और अगर वो अलग होना चाहता है तो अलग भी हो सकता है। और अगर ये तीनों अपना जो ग्रुप है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं तो वो अलग अलग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ग्रुप ए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ग्रुप बी वाले अलग, और ग्रुप सी के जो हैं वो अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ऐसा कैबिनेट मिशन में था। फिर है गवर्नमेंट एट सेंटर, 6 हिंदू कांग्रेसमैन, 5 मुस्लिम लीग एंड 1 सिख, 1 क्रिश्चियन, 1 पारसी। और क्या कहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, मीन सेंटर में जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 14 मेंबर्स की होनी चाहिए, 14 मेंबर्स की सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसमें से 6 जो है वो कांग्रेस से थी, मीन्स हिंदू के थे। किसमें? कांग्रेस से हिंदू थे 6। ज़्यादातर जो कांग्रेस में थे वो हिंदू ही थे। मुस्लिम लीग में सब मुस्लिम ही थे। ठीक है, तो कांग्रेस से हिंदू से 6 मेंबर लिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। मुस्लिम लीग से 5 मेंबर लिए गए, और 1 क्रिश्चियन से लिए गए, 1 सिख से, 1 मेंबर क्रिश्चियन से, और 1 मेंबर पारसी से। टोटल कितने हो गए? 14 मेंबर्स। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए टोटल 14 मेंबर्स को चुना गया। रेडियो बाय लॉरेंस, मतलब इस कैबिनेट मिशन प्लान को रेडियो से किसने बताया? लॉरेंस ने बताया। पैथिक लॉरेंस ने रेडियो की हेल्प से इसको पूरी जगह, मीन्स इंडिया में सारी जगह इसको बताया गया। फिर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस से एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स प्रेस कॉन्फ्रेंस की हेल्प से पूरा कैबिनेट मिशन बताना चाह रहे थे, और लॉरेंस जो है, पैथिक लॉरेंस, वो रेडियो की हेल्प से। ये समझ में आया कैबिनेट मिशन प्लान। और इसमें क्या था कि ये भी लिखे थे, मतलब ये भी था कैबिनेट मिशन प्लान में कि पाकिस्तान को सेपरेट करना, मतलब सेपरेट नहीं करेंगे, एक अलग से मतलब पाकिस्तान जो कंट्री थी उसको हम इंडिया से अलग नहीं करेंगे। ठीक है, वो इंडिया में ज्वाइन रहेगी, वो पूरा एरिया जो है पाकिस्तान का वो इंडिया के अंडर में ही आएगा। ऐसा कैबिनेट मिशन प्लान में थे। ये समझ आया। और इससे मतलब काफ़ी डेंजर भी था, काफ़ी सिविल वॉर भी होने की चांसेस थे, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के थे, जो जितने भी मुस्लिम्स थे, वो क्या चाह रहे थे कि पाकिस्तान क्या हो जाए, वो उसका पार्टीशन हो जाए इंडिया से। ठीक है, और कैबिनेट मिशन में क्या लिखा था कि पाकिस्तान को सेपरेट नहीं करेंगे। इससे सिविल वॉर होने की चांसेस ज़्यादा हो गई थी इस मिशन प्लान से। ये कैबिनेट मिशन प्लान समझ में आया, इसे नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है माउंटबेटन प्लान। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया वो भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, अब आया माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन जो है वो लास्ट वॉइसरॉय थे इंडिया के लास्ट वॉइसरॉय थे। कौन? माउंटबेटन।
बैटन, ये इंडिया आए कब? 22 मार्च 1947 में। इंडिया के वॉइसरॉय थे, लास्ट वॉइसरॉय थे माउंट बैटन, और इंडिया में आए 22 मार्च 1947 में। वाइंडिंग अप द ब्रिटिश राज बाय 30 जून 1948, ये अपना ओन डिसीजन दिए कि ब्रिटिश राज से आप फ्री हो जाएंगे, मतलब इंडिया को ये कहे कि ब्रिटिश राज से फ्री हो जाएंगे कब? 30 जून 1948 को। मतलब इनका जो माउंट बैटन थे वो क्या कहे थे कि इंडिया जो है वो ब्रिटिश से फ्री हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी कब? 30 जून 1948 को। ऐसा माउंट बैटन कहे थे कि इस दिन जितनी भी पावर्स हैं वो सारी ट्रांसफ़र हो जाएंगी, इंडियंस के पास हो जाएंगी, ठीक है, इंडियंस को दे दी जाएंगी। ये समझ आए माउंट बैटन प्लान है क्या? ये है कि कैबिनेट मिशन फेल हो गया था, मतलब कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो माउंट बैटन प्लान आया, मीन्स माउंट बैटन आए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट होने की वजह से ब्रिटिशर्स चाह रहे थे कि अब जो भी हमारे पास पावर है वो सारी इंडिया को दे दी जाए और इंडिया को फ्री कर दिया जाए, ठीक है। इसलिए माउंट बैटन आए और कहे कि हम जो ब्रिटिश राज है यहाँ पर, जो ब्रिटिश रूल यहाँ पर हो रहा है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा कब? 30 जून 1948 को, और इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी। समझ आया? ये इन्होंने डेट दे दी थी कि ये फिक्स डेट। फिर है प्रोविजंस, क्लॉजेस क्या है माउंट बैटन में? क्या क्या था कि डिवाइडेड इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया, कंट्री को दो डोमिनियन स्टेट में बांट दिया जाए। किसमें? एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में डिवाइड कर दिया जाए अलग अलग। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन में है क्या कह दिए थे कि पाकिस्तान जो है वो सेपरेट नहीं करेंगे। इससे सिविल वॉर भी होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो को अलग चाहिए, मतलब पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए अलग चाहिए, इसलिए सिविल वॉर होने लगे थे। इसलिए माउंट बैटन क्या कहे कि दो डोमिनियन स्टेट में बांट दिया जाएगा, एक पाकिस्तान में और एक इंडिया में। ऑप्शन 2 चूज, जो भी ये तो एक डोमिनियन स्टेट बन गए दो, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, और जो भी प्रोविंसेस थे, जो भी और प्रोविंसेस थे, मतलब जैसे इंडिया में ही जो भी प्रोविंसेस थे, जैसे मद्रास है, बॉम्बे है, सिंध है, इन सब के पास चॉइस थी कि वो अगर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को चूज़ करना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोविंसेस है वो किसके अंडर में आ जाए, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जा सकता है। और अगर इंडिया को चूज़ करना चाहता है तो वो इंडिया को चूज़ कर सकता है। और अगर अगर वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को चूज़ नहीं करना चाहता तो वो इंडिपेंडेंट रह सकता है। समझ आया? नेक्स्ट है प्लेबिसाइट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP। प्लेबिसाइट मतलब जैसे मीटिंग होती, बहुत से लोगों का ग्रुप, बहुत से लोगों को इकट्ठा किया गया, वहाँ पर मीटिंग की गई। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ये एक प्रोविंस है जो ग्रुप बी में था। अभी इसके पहले जो हम पढ़े कैबिनेट मिशन, उसमें क्या ग्रुप बी में रखा गया था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को, ये वही प्रोविंस है जहाँ पर प्लेबिसाइट मीन्स बहुत से लोगों को इकट्ठा किया गया, और वहाँ पर ये जानने के लिए कि जो वहाँ के लोग हैं, इस प्रोविंस के लोग हैं, वो किस स्टेट को मतलब किस डोमिनियन स्टेट को चूज़ करना चाहते हैं, उनके व्यू को जानना चाह रहे थे। उनके व्यू को जानने के लिए यहाँ पर मीटिंग की। समझ आया? मतलब बहुत से लोगों को इकट्ठा किया गया और उनसे ये जानने के लिए कि वो लोग किस पाकिस्तान में जाना चाहते हैं कि इंडिया में जाना चाहते हैं कि या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। असम, बंगाल और पंजाब को डिवाइड कर दिया गया। असम, पंजाब और बंगाल को डिवाइड कर दिया गया। सिलहेट असम में था। सिलहेट जो डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ था? असम में, जो भी प्रेजेंट में कहाँ पर है? बांग्लादेश में है।
ठीक है, मतलब असम से सिलहट को डिवाइड कर दिया गया। LA लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिंध फ्री टू टेक ओन डिसीजन। जो सिंध की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास वो फ्री थी अपने डिसीजन के लिए, कि वो सिंध जो है उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली किस चीज़ के लिए फ्री थी, अपने डिसीजन के लिए, कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहती है या फिर इंडिया को, कि पाकिस्तान में जाना चाहती है कि इंडिया में जाना चाहती है, इस डिसीजन के लिए। फिर है बाउंड्री कमीशन। बाउंड्री कमीशन बनाया गया, किस लिए बनाया गया, कि जो इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया जा रहा है उसकी, मतलब जो भी जहाँ से भी डिवाइड किया जा रहा है, पाकिस्तान और इंडिया को जहाँ से डिवाइड किया जा रहा है उसकी बाउंड्री को बनाने के लिए, कि इस बाउंड्री के इधर क्या है, ये इंडिया है, और इस बाउंड्री से इधर क्या है, पाकिस्तान है। ठीक है, तो बाउंड्री बनाने के लिए क्या किया गया, बाउंड्री कमीशन बनाई गई। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एक्ट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया। माउंटबेटन कहते हैं कि हम कब फ्री कर देंगे, 30 जून 1948 को। ठीक है, माउंटबेटन का कहना था, लेकिन जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका क्या कहना था कि अब हम 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 से पहले सारी पावर जो है वो किसके इंडियंस को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये क्लियर हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, क्या कहे कि हम 15 अगस्त 1947 से पहले ही हम सारी पावर्स को इंडिया के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, और ये भी था, ये भी उनके पास था इंडिया के पास, कि वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से कैसा रिलेशन रखना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर दी थी इंडिया से। इस वजह से इंडिया फ्री थे इस चीज़ से कि वो कैसा रिलेशन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से यानी ब्रिटिशर्स से कैसा रिलेशन वो रखना चाह रहे थे। फिर ब्रिटिशर्स बाहर चले गए, ब्रिटिशर्स अपने मतलब वापस चले गए, ब्रिटेन चले गए, इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ये चीज़ें थी माउंटबेटन प्लान में कि इंडिया जैसा भी रिलेशन रखना चाहती है वो अपने हिसाब से रख सकती है। अगर वो रिलेशन रखना चाहती है तो रख सकती है, नहीं रखना चाहती है तो नहीं रख सकती है। ठीक, ये चूज़ करने के लिए, ये डिसीजन लेने के लिए इंडिया को फ्री कर दिया गया था। समझ आया? ये माउंटबेटन प्लान का क्या है, प्रोविजंस है। इसको एक्सेप्ट भी किया गया, तो उसके एक्सेप्टेंस को देखते हैं कि उसके एक्सेप्ट करने से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया, उसे देखते हैं। माउंटबेटन प्लान को 3 जून प्लान भी कहा जाता है। मतलब माउंटबेटन प्लान को क्या कहा जाता है, 3 जून प्लान, ऑल्सो नोन एज 3 जून प्लान। ठीक है। आफ्टर डायरेक्ट एक्शन डे बाय मुस्लिम लीग, इसको एक्सेप्ट करना मतलब माउंटबेटन को एक्सेप्ट करना पड़ गया था, मीन्स ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान में पाकिस्तान को सेपरेट करना, उसमें नहीं लिखा गया था कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में ही मतलब जुड़ा रहे, वो सेपरेट ना हो, पार्टीशन ना हो उसका। उससे क्या हुआ था, मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क गए थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, उससे बहुत ज़्यादा सिविल वॉर भी होने लगे थे। तो मुस्लिम लीग क्या कहे, डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे कर दिए। मतलब मुस्लिम लीग ये कहे कि अब हमें डायरेक्ट एक्शन ही करना पड़ेगा पाकिस्तान के पार्टीशन के लिए, क्योंकि मुस्लिम लीग क्या कहते कि ऐसे पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं होगा, मुस्लिम के लिए कंट्री अलग नहीं होगी, इसलिए हमें डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा। और एक्शन किस तरह से किए कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, मीन्स जहाँ पर मुस्लिम की मेजॉरिटी है, वहाँ पर अगर हिंदू हैं, अगर वहाँ हिंदुओं की माइनॉरिटी है, मुस्लिम की मेजॉरिटी है, तो वो हिंदुओं को क्या कर रहे थे, मार रहे थे, हिंदुओं को ख़त्म कर रहे थे।
बहुत ही ज़्यादा खून खराबा होने लगा था, बहुत ज़्यादा मर्डर्स होने लगे थे, मुस्लिम्स कर रहे थे। इस वजह से माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करना पड़ा, मतलब किया गया कि जिससे पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया जाए, पाकिस्तान का पार्टीशन कर दिया जाए, वही अच्छा होगा इस कंट्री के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सब मुस्लिम्स क्या करने लगे थे, एक दूसरे को मारने लगे थे, जो हिंदुओं के लोग थे या दूसरे कम्युनिटी के लोग थे उसे मारने लगे थे। कि मुस्लिम्स चाहते थे कि पाकिस्तान क्या हो जाए, पाकिस्तान सेपरेट हो जाए इंडिया से, उसका पार्टीशन हो जाए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये भी हुआ, मतलब इसलिए भी एक्सेप्ट किया गया कि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हम माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसी तरह से सिविल वॉर होती रहेगी तो इससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं बना पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो वर्क नहीं कर पाएगी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, 16 मई 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। ये था इसलिए बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। समझ आया। फिर है कांग्रेस ने क्या कहा कि स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्ग इंडिया वॉज बेटर देन बिगर बट अ वीक इंडिया। कांग्रेस क्या कहे कि हम इसे माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पार्टीशन कर दिया जाता है, पाकिस्तान का पार्टीशन कर देते हैं। पाकिस्तान पार्टीशन अगर हम नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, इंडिया जो है वो वीक हो जाएगी। इसी तरह अगर लड़ाई होती रहेगी तो क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो इसलिए क्या कहे कि स्मॉलर एंड स्ट्रांग इंडिया, अब ठीक है, अलग अगर पाकिस्तान अलग होना चाह रहा है तो हम उसको पाकिस्तान को अलग कर देते हैं, इंडिया जो कंट्री है वो थोड़ा सा छोटी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो छोटी है और स्ट्रांग है तो वो सही है, वो बेटर है, ठीक। मतलब कि अगर पाकिस्तान अलग हो जा रहा है तो इंडिया कंट्री क्या हो गई, कम हो गई, उतने लोग, उतना एरिया क्या हो गया, कम हो गया। स्मॉल है लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो क्या है, स्ट्रांग है, आपस में लड़ाई नहीं होगी, आपस में एक मिलकर रहेंगे, तो कंट्री कैसी है, स्ट्रांग है, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है बड़ी कंट्री होने से, ठीक। अगर बहुत बड़ी कंट्री है, पाकिस्तान अलग नहीं हो रहा है, बहुत ही ऐसे ही लड़ाई होती जा रही, तो इंडिया का जगह वीक हो जाएगा। तो इसलिए कहा है कि बड़ी कंट्री से वीक होने से अच्छा है कि छोटी कंट्री हो और कैसी हो, स्ट्रांग हो, ठीक। डिले द ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड रिस्क ऑफ अ सिविल वॉर। अगर हम माउंटबेटन प्लान क्या कहे, वो ये कह रहे थे कि अगर हम माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जितना देर हम माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करने में करेंगे उतना ही देर लगेगी किसमें, हमारे पास पावर आने में, क्योंकि अभी भी किसके पास पावर है, ब्रिटिशर्स के पास पावर है। जितना हम देर करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में भी देर होगी, जो पावर हमारे पास आ रही है, जो ट्रांसफ़र हो रही है, उसमें भी डिले हो रहा है, और सिविल वॉर का रिस्क जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया गया। समझ आया। और पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया गया। जो डिसीजन लिया गया, क्या लिया गया कि पाकिस्तान को सेपरेट कर दिया जाए। समझ आ गया, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पास हुआ कहाँ से? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से। ये ब्रिटिश की पार्लियामेंट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, यहाँ से इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को पास किया गया। कब किया? 18 जुलाई में। 18 जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को हाउस ऑफ कॉमन्स से यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास कर दिया गया है। और इफेक्ट कब हुआ है? 14 अगस्त 1947 में। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया था और 15 अगस्त 1947 को
इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। ठीक है, यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया था इंडिया से। नेक्स्ट है पाकिस्तान में कौन कौन से प्लेसेस जो ऐड हुए हैं, ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये सब किस में ऐड हुए हैं, पाकिस्तान में। जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान का तब ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन्हें पाकिस्तान में ऐड कर दिया गया। नेक्स्ट है बाउंड्री कमीशन। बाउंड्री कमीशन बनाई गई, किस लिए बनाई गई, जो पार्टीशन हुआ है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है तो उनमें बाउंड्री बनाने के लिए, ठीक है, इन दो कंट्रियों के बीच में बाउंड्री बनाने के लिए, एग्जैक्ट बाउंड्रीज के फॉर्मेशन के लिए बाउंड्री कमीशन को बनाया गया था। पावर्स एंड कंट्रोल आफ्टर 15 अगस्त। ब्रिटिश ने क्या कहा कि हम अपनी सारी पावर्स और जो भी कंट्रोल है हमारे पास इंडिया का, वो सब किसे दे देंगे, इंडियंस को दे देंगे, इंडिया की गवर्नमेंट को दे देंगे। कब, 15 अगस्त 1947 के बाद। ठीक है, यानी 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था और उसके बाद से सारी पावर्स जो हैं और जितने भी कंट्रोल्स ब्रिटिशर्स के पास थे वो सारे किसे दे दिए जाएंगे, इंडिया को दे दिए जाएंगे। कब, 15 अगस्त 1947 के बाद, ऐसा ब्रिटिशर्स ने कहा था। ठीक, और वही चीज़ है किसमें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। इस एक्ट में ये है कि बाउंड्री कमीशन बनाई जाए, पावर्स और कंट्रोल्स बाद में दे दिए जाएगा। 15 अगस्त के बाद ब्रिटिशर्स सारे पावर्स को दे दिए। और 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, दोनों कंट्रियों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मतलब है कि दोनों कंट्री में अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी तो दोनों कंट्रियों का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ठीक है, तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में ये भी कहा गया कि दोनों क्या करें, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग हो, वहाँ का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बने, और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अलग हो और वहाँ पर अलग कॉन्स्टिट्यूशन बने। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, और ये भी था कि ये उस कंट्री के पर बेस करता है, मतलब पाकिस्तान कैसा चाहती है रिलेशन बनाना ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ से, यानी ब्रिटिशर्स से कैसा वो रिलेशन रखना चाहती है। पाकिस्तान जैसा रखना चाहे वो वैसा रख सकते हैं, इंडिया जैसा रखना चाहती है वो वैसा रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आप ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिश के कॉमनवेल्थ के साथ रिलेशन रखना है या नहीं रखना है, वो उनके ऊपर बेस करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, GOI क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बेस पर क्या बनाया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बेस पर बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, और है ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एबॉलिश्ड। जो ऑफिस था किसका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस था उसे क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, मतलब उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, किस ऑफिस को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऑफिस को इस एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब इस एक्ट से इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ इंडियन आर्मी। दोनों कंट्रियों में, पाकिस्तान और इंडिया का डिवीज़न हुआ तो उसमें जो इंडियन आर्मी थी, पार्टीशन होने से पहले जो इंडियन आर्मी थी तो उनका भी क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, मतलब उन्हें भी डिवाइड कर दिया गया। उनको भी, मतलब कुछ आर्मी के जो लोग थे वो किधर चले गए, पाकिस्तान में, और कुछ आर्मी जो थे वो इंडिया में आ गए। और जो लाइबिलिटीज़ थी वो सब चीज़ें भी क्या की गई,
डिवीज़न उनका भी किया गया। समझ आया। और ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था कि 30 जून 1948 में हम क्या करेंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे। लेकिन उससे बहुत पहले मतलब 15 अगस्त 1947 को ही क्या हो, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। समझ में आ गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में है, बाउंड्री कमीशन के बारे में है कि बाउंड्रीज बनानी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग अलग बनानी है, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है। पावर्स और कंट्रोल ब्रिटिशर्स किसे दे देगी, इंडिया को दे देगी। कब, 15 अगस्त 1947 के बाद। और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से कैसा रिलेशन रखना चाहते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के से क्या बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। ये सब चीज़ें किस में है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। यहाँ हमारा इंडिया क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। यही इस एक्ट में था और इस चैप्टर में था। क्लियर हुआ, इसे नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।